हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं? इकट्ठी की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। जैसे कि किसी शहर के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्याएं दी गई हैं, तो ये जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या दी गई होगी वो क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए किसी क्लास में इंग्लिश का टेस्ट हुआ और उसमें बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो भी क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाएंगे। अब जैसे एक कक्षा में अंग्रेजी के टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है। अब ये तो थे आंकड़े। अब आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है? इन आंकड़ों को उचित रूप से सारणी में लिखना क्या कहलाता है? आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए, इस सारणी में इन दिए गए आंकड़ों को हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आंकड़ों का प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, प्राप्त अंक, अंक क्या क्या है? 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है? प्राप्त अंक हैं। तो देखिए, प्राप्त अंक क्या क्या है? 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। अब देखिए, मिलान चिन्ह में हम क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह में हम ये देखेंगे कि 4 कितनी बार आया है। देखिए, 4 कितनी बार आया है? 1 और 2, 2 बार आया है 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लाइनें लगा देंगे कि 4 2 बार आया है। देखिए, 5 कितनी बार आया है? 5 सिर्फ 1 बार आया है, तो 1 लाइन। ठीक है। अगर 1 बार आया होगा तो 1 लाइन। ठीक है। 2 बार आए तो 2 लाइन, 3 बार आए तो 3 लाइन, 4 बार आए तो 4 लाइन। ठीक है। और अगर 5 बार आए तो 4 लाइनें लिख के फिर ऐसे तिरछा काट देंगे, तो ये क्या है? 5 है। ठीक है। अब देखिए, 5 कितनी बार आया? 1 बार। 6 कितनी बार आया है? 6 भी 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया? देखिए, 7 1 और 2, 7 2 बार आया है, नहीं 3 बार आया 7। देखिए, 1 2 3, 7 3 बार आया है, तो 3 लाइनें। फिर 8, देखिए 8 कितनी बार आया है? 1 और 2, 2 बार आया है, तो 2 लाइनें लगाएंगे। 9 देखिए कितनी बार आया है? 9 सिर्फ 1 बार आया है, तो 1 लाइन लगाएंगे। ठीक है। ये तो मिलान चिन्ह में हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, 4 अंक कितनी बार आया? 2 बार, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है। 5 अंक कितनी बार आया है? 1 बार, मतलब 5 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त करे हैं। फिर 6 अंक कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो 6 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। फिर 7 अंक 3 बार आया तो विद्यार्थियों की संख्या 3 हो जाएगी। 8 अंक 2 बार आया तो विद्यार्थियों की संख्या 2। 9 अंक 1 बार आया तो विद्यार्थियों की संख्या 1। ठीक है। तो ये हमने सारणी में इन आंकड़ों को लिखा, तो ये क्या कहलाएगा? आंकड़ों का प्रबंधन कहलाएगा, जब आंकड़ों को हम उचित प्रकार से सारणी में लिखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए हमें ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। अब हम इन आंकड़ों से परिसर और माध्य निकालना सीखेंगे कि परिसर और माध्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एक कक्षा में 7 विद्यार्थियों द्वारा गणित के टेस्ट में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। तो अब देखिए, हम इसमें से परिसर और माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए, परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा। अब देखिए, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 में से हम सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें? 5। तो 9 में से हम 5 घटा देंगे, क्या आया? 4। तो परिसर क्या है? 4। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है। अब हम सीखेंगे माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? देखिए, माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, हम इनका पहले क्या करेंगे? योग करेंगे, मतलब हम इन्हें जोड़ेंगे, और बटे में क्या आएगा? आंकड़ों की संख्या। तो देखिए, आंकड़ों का योग करेंगे, हम इन सबको जोड़ लेंगे। अब देखिए, ये जो आंकड़े हम इनका योग कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें जोड़ रहे हैं। उसके बाद बटे में क्या आएगा? आंकड़ों की संख्या। देखिए, ये कितने आंकड़े दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7।
अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। और बटे में क्या है, 7। ठीक है, अब इसे काट लेंगे। दोनों देखिए किस पे कट रहे हैं, 7 पे कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो माध्य क्या आया, 7। तो माध्य। अभी हमने सीखा परिसर और माध्य कैसे निकालते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं। अब देखिए माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो माध्यक जब भी निकाला हो तो जो हमें आंकड़े दिए होंगे हमें उन्हें पहले आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब या फिर घटते हुए क्रम में लिखना होगा। ठीक है, तब देखिए माना आंकड़ों की संख्या n है। मान लीजिए हमें आंकड़ों की संख्या क्या दी गई है, n दी गई है। यदि आंकड़ों की संख्या n विषम है, मतलब अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तब माध्यक जो है n जमा 1/2वां पद होगा। ठीक है, अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यक कौन सा होगा, n जमा 1/2वां पद होगा। अब देखिए जैसे हमें यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा हिंदी के टेस्ट में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, एक कक्षा में हिंदी के टेस्ट में विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो ये हमें दिए गए हैं। तो अब हमें माध्यक निकालना है। तो हम माध्यक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा, देखिए इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, 5। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है। 6 के बाद देखिए 7 बड़ा है। 7 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, फिर 7 के बाद 8 बड़ा है, फिर 8 के बाद 9 बड़ा है। तो ये हमने आरोही क्रम में लिख दिए। अब हम इनसे माध्यक निकालेंगे। तो देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे, उन्होंने कहा है यदि आंकड़ों की संख्या n विषम है, मतलब अगर आंकड़ों की ये संख्या क्या है, विषम है। तो देख लिए, गिन लेते हैं क्या ये संख्या विषम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इनकी संख्या। और 7 क्या है, विषम है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं। तो 7 क्या है, विषम संख्या। तो मतलब आंकड़ों की संख्या क्या दी गई है, हमें विषम दी गई है। तब माध्यक कौन सा पद होगा, n जमा 1/2। n क्या है, आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ आंकड़ों की संख्या हमने गिनी कितनी थी, 7। तो n की जगह 7 जमा 1/2। ठीक है, 7 और 1 कितना हुआ, 8/2। अब देखिए दोनों 2 पे कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो माध्यक क्या होगा, 4वां पद। इनमें से जो चौथा पद है वो क्या होगा, माध्यक होगा। देखिए चौथा पद 1 2 3 4, चौथे पद पे क्या संख्या है, 7। तो इसका मतलब माध्यक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये तो माध्यक निकालने का तरीका कैसे निकालना है, मतलब जब आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यक निकालने का तरीका ये है। ठीक है, अब अगर आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे। अब देखिए यदि आंकड़ों की संख्या n सम है तो मध्य पद 2 होंगे, n/2 और n/2 जमा 1। ठीक है, अगर आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है, तो मध्य पद 2 होंगे, n/2 और n/2 जमा 1। अब एक एग्जाम्पल देखिए, हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि एक कक्षा में गणित के टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, गणित के टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा ये निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। अब हमें माध्यक निकालना है, तो हम माध्यक कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या देखना है, आंकड़े कैसे होने चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में होने चाहिए। तो अब अगर हम देखें तो ये आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, 4 5 6 8 10 11 बढ़ते हुए क्रम में है। संख्याएं देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं, तो ये आरोही क्रम में पहले से ही है। अब देखिए हम गिनेंगे कि इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, आंकड़ों की संख्या क्या है, 6। और 6 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी तरह कट जाती है। 6 2 से पूरी तरह कट जाता है, तो इसका मतलब 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका मतलब मध्य में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, n/2 और n/2 जमा 1। तो देखिए मध्य पद कौन कौन से होंगे, n/2। n मतलब आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 6। तो 6/2, इसे काट लेंगे, 2 पे कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6। ठीक है, 3। उसके बाद और
n/2 जमा 1, ठीक है। n/2, n की आंकड़ों की संख्या कितनी है 6, तो 6/2 जमा 1, इसे भी काट लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आया 3 जमा 1 बराबर 4। अर्थात तीसरा और चौथा पद क्या होंगे, मध्य पद। देखिए जैसे ये आंकड़े दिए गए हैं इनमें मध्य पद देखिए मतलब बीच के पद कौन से हैं, देखिए तीसरा और चौथा पद ये क्या है बीच में है, ठीक है। ये इन आंकड़ों के मध्य पद हैं, तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। पहले हमने मध्य पद निकालने हैं। अगर आंकड़ों की संख्या क्या है सम है तो मध्य पद कौन से हैं, तीसरा और चौथा। अब देखिए तीसरे और चौथे पद का मान क्या है, तीसरे और चौथे पद पे कौन सी संख्याएं हैं, 6 और 8 है। देखिए 1 2 3, तीसरा पद ये है, 4 चौथा पद ये है, तो तीसरे चौथे पद का मान क्या है 6 और 8 है। तो माध्यक कैसे निकलेगा, इन दोनों के पदों के मान को हम जोड़ लेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे। तो तीसरे और चौथे पद का मान क्या है 6 और 8, तो 6 जमा 8 इन दोनों को जोड़ देंगे और उसे किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। 6 और 8 कितना हुआ 14/2, ये दोनों किस पे कट रहे हैं 2 पे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो माध्यक क्या आया 7 आया, ठीक है। तो जब आंकड़ों की संख्या सम है तो माध्यक निकालने का तरीका ये है, ठीक है। जब भी आंकड़ों की संख्या सम होगी तो मध्य पद 2 बनेंगे, n/2 और n/2 जमा 1, ठीक है। फिर जब हमें मध्य पद पता चल जाएंगे तो मध्य पद के जो मान होंगे उन्हें हम जोड़ लेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे, तो हमें माध्यक पता चल जाएगा कि माध्यक क्या होगा, ठीक है। ये तो हमने सीखा माध्यक। अब हम सीखेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। अब देखिए बहुलक क्या होता है, दिए हुए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक होता है। मान लीजिए हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। उन आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है वो क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे कि एक कक्षा टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में विद्यार्थियों ने कुछ अंक प्राप्त करे हैं, ये हमें आंकड़े दिए गए हैं। अब इनमें बहुलक देखना है तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा होगा, देखिए ये 2 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है, 2 देखिए कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 बार आ रहा है 2, तो इसका मतलब बहुलक क्या होगा 2 होगा। तो बहुलक क्या है यहाँ पर 2 है जो कि सबसे अधिक बार आ रहा है, ठीक है। ये था बहुलक। अब हम समझेंगे प्रायिकता क्या होती है। देखिए प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि आज बारिश होगी तो ये संभावना है बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये क्या है प्रायिकता है कि बारिश हो सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। ऐसी दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे कि अगर हम एक सिक्के को उछालें, सिक्का जैसे कि ये जो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के होते हैं ना, अगर हम एक सिक्के को उछालें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड मतलब या तो चित्त आएगा या टेल मतलब या फिर पट आएगा, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, ये भी संभावना है। हम बता तो नहीं सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ठीक है। ये क्या कहती हैं, ये ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, प्रायिकता कहलाती हैं। जब किसी घटना के होने की संभावना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए प्रायिकता पता करने का निकालने का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। अनुकूल संभावनाएं मतलब आने की संभावनाएं और बटे में कुल संभावनाएं, कुल कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त मतलब कि हेड आने की प्रायिकता बताएं क्या होगी। तो देखिए चित्त मतलब कि हेड आने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या है, अनुकूल संभावनाएं मतलब आने की संभावनाएं। अब देखिए चित्त आने की कितनी संभावनाएं हैं, चित्त एक ही है, ठीक है, तो उसके आने की संभावना भी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर बटे में कुल संभावनाएं, अब कुल संभावनाएं देखिए कितनी है, 2 हैं, चित्त और पट मतलब हेड और टेल, तो 1/2। तो ये था, हमने सीखा प्रायिकता कैसे निकालते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल संभावनाएं मतलब आने की संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। ये तो थी देखिए चित्त आने की प्रायिकता। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि पट आने की प्रायिकता बताएं मतलब टेल आने की प्रायिकता बताएं, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, आने की संभावनाएं मतलब अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। अब टेल है, टेल आने की कितनी संभावनाएं होंगी, टेल क्या है 1 है तो उसके आने की संभावना भी क्या होगी 1, ठीक है। और बटे में
कुल कितनी संभावनाएं हैं? 2 संभावनाएं, हेड और टेल। तो टेल आने की या फिर पट आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2 ही होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में सीखा। ठीक है, और माध्य, परिसर, माध्यक, बहुलक कैसे निकालते हैं ये सब हमने सीखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।